नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। समय न्यूज नेटवर्क के दंगल 2017 के बस्ती में आप सभी का स्वागत है। हम बस्ती में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो कि कृषि प्रधान है और इस जिले के ज्यादातर लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में परेशानियां हैं, वही परेशानियां कमोबेश यहां भी हैं। इस जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, हालांकि संख्या कम है, लेकिन संकेत यहां से भी एक बड़ा जाता है। कई सारी चीजें हैं यहां पर, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोजगार की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है और भी शिक्षा की भी समस्या बनी हुई है। लेकिन हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं बस्ती के दंगल के रंग। बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए। हम इस वक्त बस्ती जिले में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश का एक खास जिला जो कि अपनी पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 5 विधानसभा है और इस पूरे जिले की आबादी करीब 23 लाख है। वंदे इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक शहीद स्मारक पर। 1857 की क्रांति का ये गवाह है और इसलिए कहा भी जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। स्वाधीनता संग्राम के प्रथम महासभा 1857 ईस्वी में बस्ती का अमूल्य योगदान रहा है और बाबू राम प्रताप सिंह को फांसी यहीं पर दी गई थी। साथ ही भैया लाल शिव गुलाम सिंह पेड़ा को भी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ये वो जगह है जहां पर 500 से अधिक की संख्या में लोगों को लटकाया गया था, क्योंकि वो स्वाधीनता चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। और अंत में 14 अगस्त सन 1947 ईस्वी में आधी रात को देश आजाद हुआ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक पुल जो कि टूटा हुआ है। कई समय से ये पुल टूटा हुआ है। ये पुल अयोध्या से बस्ती को जोड़ता है और अयोध्या से जो भी लोग बस्ती को जाते हैं और बस्ती के बाद फिर गोरखपुर जाते हैं, ये उसका मुख्य मार्ग था। शहर से होकर यही एक रास्ता था जो कि टूट चुका है और अब सिर्फ एक हाईवे है जहां से लोग जा सकते हैं। लेकिन ये परेशानी लंबे समय से बनी हुई है, इसको कोई ठीक करने वाला नहीं है, कोई सरकार सुनने वाली नहीं है और लोग यहाँ पर परेशान हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पार्क बन रहा है, आप ये देख सकते हैं। इसकी अनुमति किसने दी, प्रशासन क्या कर रहा था, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन जब ये हो जाएगा और बारिश होगी, बाढ़ की स्थिति होगी, तब इस पर गौर किया जाएगा। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। बस्ती जिले की एक और हस्ती आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य में वाकई अभूतपूर्व योगदान दिया है। हिंदी साहित्य का अगर इतिहास लिखने का काम किसी ने किया है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने किया है। भक्ति काल हो, रीति काल हो या मध्य युगीन काल हो, उनकी रचना वाकई अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके साथ साथ अगर हिंदी आलोचना में किसी ने बेहतर काम किया है तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ला का ही आता है। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं। मैं इस वक्त बस्ती जिले की शुगर मिल में हूँ। ये एक ऐसी शुगर मिल रही है 1927 से लेके कि ये एशिया का सबसे बड़ा अगर चीनी का दाना कहीं होता था तो इसी शुगर मिल से होता था। करीब 2700 कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे। कब बंद हुई और क्या तकलीफ है? 2013 में चलती हुई शुगर मिल को इन्होंने जो रुधौली में जो मिल लगवाया, सिर्फ यहाँ के अधिकारियों ने पैसा कमाने के लिए, बजाज के अधिकारियों ने रुधौली मिल को लगवा दिया। रुधौली के गन्ने का एरिया नहीं है। कुछ उम्मीद है कि दोबारा चालू होगी? उम्मीद सरकार से बहुत लड़ाई किया गया, तमाम एप्लीकेशन जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो जब अधिकारियों का वो समय नहीं दे पा रहे वार्ता करने के लिए, वो क्या मदद करेंगे। हम इस परेशानी को लेकर बस्ती शुगर मिल के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं, गवर्नर साहब से मिल चुके हैं, प्रमुख सचिव गन्ना से मैं 4 बार मिल चुका हूँ। किसानों की मेन फसल क्रॉप मतलब यही थी, गन्ने की फसल ही थी। उससे काफ़ी बेरोजगार असर पड़ा है यहाँ पे, रोजगार पे, मार्केट में भी समझ लीजिए कि तमाम दुकानदारों पे इसका असर पड़ा है।
कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये बड़ा सवाल है। असल में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और नई इंडस्ट्री, नए प्लांट, नई फैक्ट्रियां लग नहीं हैं, लेकिन जो पुरानी हैं वो बंद होती जा रही है। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ हम पहुंचे हैं बस्ती, ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ कौन सी समस्या है जिसके लिए यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा, हक नहीं मिल पा रहा है और उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। इसके साथ साथ और तमाम बुनियादी मुद्दों पर भी चर्चा होगी दंगल 2017 बस्ती में। तो दंगल के रंग के बाद आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आज एक खास दिन है। नोटबंदी को पूरे 100 दिन होने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 दिन मांगे थे और यह कहा था कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो काले धन को खत्म कर देगी, भ्रष्टाचार को खत्म कर देगी। आज हम तमाम लोगों से यह भी पूछेंगे कि वाकई नोटबंदी से वो सब हो पाया जिसकी बात की गई थी, या इसका और ज्यादा व्यापक असर जनता पर पड़ा है। इसके साथ साथ बस्ती की तमाम सारी परेशानियां हैं। जल भराव एक बड़ी परेशानी है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, गन्ना किसान को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन शुगर मिल को लेकर क्या किसी राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में ऐसी बात है कि ये मिलें बंद हो जाएं और उन लोगों को जिनके रोजगार छिन रहे हैं उन लोगों को रोजगार मिल जाए? इसके साथ साथ स्वास्थ्य की कोई बेहतर व्यवस्था यहां पर नहीं है। हां, इतना जरूर है कि उद्घाटन हुए हैं, फीते कटे हैं, लेकिन क्या बातों से काम चलता है? बस्ती में हम मौजूद हैं और बस्ती की जनता के साथ आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग मौजूद हैं, कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे सीधे हाथ पर समाजवादी पार्टी के नेता ब्रजेश मिश्रा साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उनकी सरकार ने इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश को, बस्ती को क्या कुछ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन कशोधन मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। मेरे बाएं हाथ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं राकेश श्रीवास्तव साहब, उनसे हम पूछेंगे कि किन उम्मीदों के तहत वो यहां पहुंचे हैं और बस्ती में वोट मांग रहे हैं, जनता को क्या देंगे भविष्य में। और मेरे बाएं हाथ पे ही मौजूद हैं ऐश्वर्य राज सिंह, जो कि आरएलडी से प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं बस्ती के। हम तमाम सारे लोगों से पूछेंगे, लेकिन अब पूछ लेते हैं कि किन मुद्दों के जरिए कौन सी राजनीतिक पार्टी जनता के पास जा रही है और कौन से मुद्दे के तहत वोट मांग रही है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी नेता ब्रजेश मिश्र साहब से। ब्रजेश मिश्र साहब, 5 साल आपकी सरकार रही, इन 5 सालों में बस्ती को आप क्या कुछ दे पाए? बस्ती के लिए हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बस्ती के लिए बहुत विकास किया है जी। जितनी भी सड़कें थी, जो सटी हुई सड़कें थी, चाहे आपका बस्ती से मुंडरवा मार्ग रहा हो जी, चाहे आपका ही कंपनी बाग से लेकर के और वो मार्ग रहा हो, चाहे परसा से लेकर के और 40 करोड़ से अधिक का पैसा था वो मार्ग रहा हो, सारे मार्ग को समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाने का काम किया है। और यही नहीं, हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, जो बस्ती का शहर विकास प्राधिकरण घोषित हो चुका है, काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ जमीनी स्तर पर काम किया है और इसी काम के बदौलत हम जनता के बीच में है और जनता हमें सर आंखों पे लिया हुआ है। पवन जी, किन मुद्दों के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं आप? देखिए, बस्ती का बड़ा दुर्भाग्य रहा है यहाँ के राजनीतिक पार्टियों में जो जनप्रतिनिधि चुन के गए सदन में, उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा अभाव रहा है। इसलिए 150 बरस पुराना यह जिला होने के बावजूद भी हमेशा से उपेक्षित रहा है। रही बात जिस तरीके से हमारे मित्र ने अभी अपनी विकास की सारी चीजों को गिनाया, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 5 सालों के अंदर और इससे पूर्व भी जो भी सरकारें रही हैं, बस्ती के विकास को किसी ने किसी दृष्टिकोण से नहीं चेता। अगर चेता है तो केंद्र सरकार के लोगों ने सोच चेता है। हमारे जो सांसद हैं, स्थानीय सांसद, 2-2.5 वर्षों के काल में जो 60 वर्षों से अभी तक नहीं हो पाया था, उस काम को पूरा करने का प्रयास किया है। विकास की बात ये लोग क्या करेंगे? कहीं कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। मुझे कुछ योजनाएं गिना दीजिए। हमारे मेडिकल कॉलेज बता दीजिए। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर से आया हूं। अगर आप ऐसे मुझे बताएंगे तो मुझे भाषण लगेगा। मैंने बनवाया मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की योजना के तहत बना हुआ है। 200 करोड़ रुपए वो तो ये करेंगे कि हमारी योजना है, हमारी सरकार ने बनवाया है, उसका काम भी हमारी सरकार ने जमीन दिया है। मेडिकल कॉलेज के बारे में तो उन्होंने कहा कि हमने बनवाया। अगर उसे इच्छा शक्ति होती तो अभी तक आपने
हमारी जो एम्स की परियोजना गोरखपुर में चलने वाली है, एम्स को भी जमीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। बड़ा मन करके बड़ा मन करके जमीन दिया। मेरी जो जानकारी है मेरी जानकारी में जेपी नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आए थे, उन्होंने यह फीता काटा था और कहा था कि हम यहाँ मेडिकल कॉलेज देंगे, लेकिन वो राज्य का विषय है। करके वहां पे शिलान्यास करके आए हैं। लीपापोती करने से कोई काम नहीं चलने वाला, यथार्थ पे आके बात करिए। यथार्थ पे आए बगैर इस बात करना तो कल राकेश श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं। मैं ठीक है आपके पास आऊंगा। राकेश श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हाल ही में इनके ऊपर एक आरोप भी लगा है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने आरोप लगा है कि इन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है। लेकिन राकेश जी, मैं इससे पूछूंगा, मैं तमाम सारी बातें पूछूंगा और पूछूंगा कि ऐसा हुआ भी कि नहीं, क्योंकि एक राष्ट्रीय खबर भी बनी थी। लेकिन आप किन बातों के जरिए, किन उम्मीद के जरिए बस्ती पहुंचे हैं कि मैं इन मुद्दों के साथ बस्ती के लोगों का भला करना चाहता हूं? नमस्कार। देखिए, जैसा कि हमारे दोनों बड़े भाइयों ने कहा, मेडिकल कॉलेज, एम्स, दुनिया भर की तकनीकियां, दुनिया भर के विकास कार्य गिना दिए। जी, विकास कार्य हुए हैं, मैं कहां कह रहा हूं नहीं हुए हैं, लेकिन कागज पे हुए हैं, जनता को बेवकूफ बनाकर उनका वोट बैंक खींचने के लिए हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि जितने भी विकास कार्य होते हैं प्रायोजित पार्टियों के, वो हमेशा इलेक्शन स्टार्ट होने के पहले क्यों होते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये विकास कार्य के नाम पर यहां पर कहीं दूसरी गवर्नमेंट ना आ जाए, जल्दी से उद्घाटन कर दिया जाता है, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे वो हाईवे का हो। देखिए, जो भी बन रहा है, ये चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, वो हमारे और आपके पॉकेट से बन रहा है। यहां पर किसी जातिगत या दलगत राजनीति की बात नहीं हो रही। हम लोग किसी जात या दल से जुड़ने के पहले एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं जो टैक्स पे करके गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, उसके पैसे से विकास कार्य होता है। उसके पैसों से विकास कार्य बस्ती जिले में, जहां तक मैं जानता हूं, जितनी मेरी उम्र है, आज 34 सालों में मैंने देखा है कि बस्ती में सिर्फ विकास कार्य के नाम पर सड़क पर सिर्फ डिवाइडर रोड बने हैं और सिर्फ हेलोजन्स लगे हैं बस। ये तमाम सारी बातें कही हैं। मैंने सुना है कि बस्ती में निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो खेल बिगाड़ते हैं, लेकिन राकेश श्रीवास्तव खेल बिगाड़ पाएंगे, नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो 11 तारीख को पता चलेगा। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ऐश्वर्य राज सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, आरएलडी से खड़े हुए हैं और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जयंत चौधरी आए थे, गन्ना किसानों की बात की थी, शुगर मिल के कर्मचारियों की बात की थी, न्याय दिलाने की बात की थी, पहले भी होती रही है। लेकिन ऐश्वर्य, आप किन मुद्दों के जरिए, किन बातों के जरिए, किन योजनाओं के जरिए बस्ती का भला करना चाहते हैं? देखिए, बस्ती में मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली की, रोड की, पानी की। मेरे दो बहुत ही वरिष्ठ यहाँ पर नेतागण यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कुछ यहाँ समस्याएं गिनाई। तो बिजली में बिल्कुल हकीकत है कि बिजली में, रोड की और बिजली की और पानी की समस्याएं हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए, बस्ती में क्या है कि बस्ती में कोई भी वैकल्पिक अर्थव्यवस्था नहीं है। हम लोग जो है कृषि के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर हम लोग आरएलडी के मैनिफेस्टो की बात करें तो हम लोग जो बस्ती में जो कृषि की जो विकास दर है 3% की होती है, और जो इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई जो बढ़ती है, वो 7% पर 8% पर बढ़ती है। लेकिन हम लोग अगर केवल कृषि तक ही सीमित रह जाएंगे तो हम लोग एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग बहुत ही पीछे चले जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो जो 250 मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो कि हिंदुस्तान में है, बस्ती उसमें से एक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बस्ती में एक पैरेलल इकोनॉमी बने, एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था बने। साथ ही साथ देखिए, जो उद्योगों की बात आप लोगों ने भी करी, बड़े बड़े नेता लोग थे, आप लोगों ने उद्योग की बात करी, तो बस्ती में 2 शुगर मिलें थी, 3 शुगर मिलें थी, 2 शुगर मिलें तो बंद पड़ी हैं, और तीसरी में भी 19 करोड़ 92 लाख का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। तो हमारी लड़ाई जो सबसे पहली जो यहाँ पर लड़ाई होगी कृषि संबंधी, सबसे पहली लड़ाई होगी जो भुगतान जो गन्ने का नहीं हुआ है वो भुगतान तत्काल कराया जाए। उसके बाद जो लड़ाई हमारी होगी वो ये जो आपकी जो बस्ती शुगर मिल है, जो बस्ती शुगर मिल जो कि आज बंद पड़ी है। मैं करीब साल भर से यहाँ पर राजनीतिक सामाजिक कार्य कर रहा हूं। तो बस्ती शुगर मिल के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि बस्ती शुगर मिल, जैसे भी बात हुई कि 1927 में उसका गठन हुआ, उसके बाद 2013 में बंद हो गया। और ये जो बस्ती शुगर मिल थी, इसको अक्वायर किया गया बजाज ग्रुप ने, एक फेनल ग्रुप के नाम की कंपनी से इसको अक्वायर किया। जी, ऐसा नहीं है कि आपके नेता यानी कि अजीत सिंह केंद्र में मंत्री नहीं रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के जरिए, गन्ना किसानों के जरिए, किसानों की परेशानियों के जरिए वो केंद्र में बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन जब पद पर पहुंच जाते हैं
तो चुनाव के दौरान जनसभाओं में जो बातें राजनेता करते हैं, हकीकत में वो बातें होती नहीं है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जब सबसे पहले जब चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री भाई किसान उम्मीद करता है कि केंद्र में जाके वो कृषि मंत्री बनेंगे और बन जाते हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर। अब हवाई जहाज का किसान से क्या लेना देना? लेकिन उससे पहले तो एक बार वो कृषि मंत्री भी बने थे। और जब गन्ने का जो मिनिमम सपोर्ट जो मूल्य है 200 रुपए का, वो सबसे पहले अजीत सिंह के ही कलम से हम लोगों को मिला था। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, उससे पहले की बात करूं, तो चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय गन्ने का जो मूल्य होता था वो 6 रुपए का होता था। तो 12 रुपए 72 पैसे करने वाले चौधरी चरण सिंह ही थे जी। और उसके अलावा आप कृषि की बात कर रहे हो, गांव की बात कर रहे हो, हम लोग भी कृषि की ही पार्टी है। हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्र की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। तो जब चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो जो सारा जो बजट आता था वो केवल शहर के विकास के लिए आता था। तो उन्होंने 50% बजट निकाला और 50% बजट निकाल के उन्होंने गांव को दिया। तो आज जो आप देख रहे हो गांव में जो अच्छी रोडें जो बनी हुई हैं, ये कहीं और से नहीं बनी है सर, ये चौधरी चरण सिंह के कलम से बनी हुई है। ये बड़ी गौर करने वाली बातें हैं कि चौधरी चरण सिंह ने एक ऐसी व्यवस्था की कि विकास शहरों की जगह गांव में भी पहुंचे और दोनों का एक साथ विकास हो सके। लेकिन अब बजट कहां जाता है? सोशल इंजीनियरिंग में खर्च होता है। बजट जात पात देखकर खर्च होता है। बजट यह देखकर खर्च होता है कि किस इलाके में कितने वोट पड़ते हैं। इस पूरी बहस में आपको गौर करने वाली चीज मिलेगी कि मेरे दाएं तरफ जो साथी खड़े हुए हैं वो तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं और मेरे बाएं साथ जो साथी खड़े हुए हैं वो युवा हैं और मुझे लगता है कि नहीं सोचते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या आईटी से जुड़े रहे हैं, इसलिए वो उस तरह के आंकड़ों की जिक्र कर रहे हैं। राकेश एक उद्योगपति हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, इसलिए वो रोजगार के साथ साथ दूसरी तरह की चीजों पे बात कर रहे हैं। और मेरे दोनों साथी जो एक सत्ता में हैं, एक विपक्ष में, दावा ये भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं इनके मुद्दे और ऐसे भी हैं जो भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों को या भारतीय राजनीतिक दशा और दिशा को व्यक्त भी करते हैं। मेरे साथ ब्रजेश है। ब्रजेश, आपसे पूछना चाहता हूं, पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि देश की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बात ये कर रहे हैं, बात विकास की कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की कर रहे हैं, स्वास्थ्य की कर रहे हैं, इनसे हटके उत्तर प्रदेश का यह चुनाव जात पात धर्म संप्रदाय के नाम पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरीके से विकास के नाम पे हो रहा है और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने जो विकास किया सिर्फ उसके नाम पर हो रहा है। दूसरी बात, हम एक बात और बता दें कि चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उनके असली उत्तराधिकारी और मुलायम सिंह यादव जी हैं। ये सही है कि उनकी जो सोच थी वो किसानों के प्रति, किसानों के हित की थी और किसानों के लिए ही वो समर्पित थे। अगर ये कहेंगे तो बहुत लंबी लड़ाई निकल जाएगी। आपसे पूछ रहा हूं पवन जी, क्या आप मानते हैं कि यह चुनाव जात पात धर्म संप्रदाय के नाम पर नहीं हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी राजनीतिक पार्टियों के बयानों में आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले भी वही होते थे, आज भी वही है। जिस तरीके से यह हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि विकास के नाम पर यह चुनाव हो रहा है, अगर विकास के नाम पर चुनाव लड़ते आप तो कभी दो दलों के साथ गठबंधन करके आप चुनाव मैदान में नहीं उतरते। आपने अभी पूजन नारा दिया था एक कांग्रेस पार्टी ने कि 27 साल यूपी में हाल, अगर आपके विकास के दम पर लड़ना पवन जी, अगर गठबंधन कर लेंगे, अगर गठबंधन कर लेंगे तो क्या विकास नहीं करेंगे? अगर गठबंधन कर लेंगे तो क्या विकास नहीं करेंगे? गठबंधन करने का मतलब विकास नहीं होना होता है। बिल्कुल विकास आपका भी गठबंधन है, आपका भी गठबंधन है, आपका अकाली से गठबंधन, जम्मू कश्मीर में आपका पीडीपी से गठबंधन। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने भारतीय समाज पार्टी को छोड़ गठबंधन किया। ये झूठ बोलने वाले हैं, जुमलेबाज हैं, जनता इनको जान चुकी है, नकार चुकी है। 11 तारीख को, इनके पास मार्च को इनके पास भारतीय जनता पार्टी का, इनके पास भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था। आपकी सरकार बन रही है, उम्मीदवार बना दे। 11 मार्च को आपकी सरकार बन रही है। लोगों को अपना उम्मीदवार बनाए हैं, बाहरी लोगों को अपना उम्मीदवार बनाए हैं। आपकी सरकार बन रही है, अगर आपकी सरकार बन रही है तो कब्रिस्तान और शमशान जैसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? अगर आपकी सरकार बन रही है तो फिर सांप्रदायिक बयान क्यों दिए जा रहे हैं? कोई भी सांप्रदायिक विकास का आप अपना विकास के नारे दीजिए, कोई भी आप अपना विकास का नारा दीजिए। नहीं दिया जाता। फिर जात पात धर्म संप्रदाय पर क्यों चुनाव टिका हुआ है? इन्होंने सपना दिखाया और सपना दिखाने के बाद नोटबंदी कर दिया। किसान परेशान है, लाइन लगाया है, व्यापारी का व्यापार बंद है। ये कमनल नहीं होता।
तो कम्युनल क्या होता है? कि कम्युनल होता है तो जब क्या व्यक्ति कम्युनल किसी एक जाति वर्ग विशेष की बात करके उनको अपनी तरफ जोड़ने की बात करता है, ये कम्युनल होता है। पवन जी, तो कम्युनल क्या होता है कि 403 विधानसभा सीटों में से किसी एक मुस्लिम को भी टिकट नहीं दोगे? ये तो नेतृत्व काम करने, हमारी क्या पार्टी कहेंगे आप? राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। हमने जितनी योजनाएं चलाई हैं उनमें से कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये पार्टी आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। योजनाओं का जो ये लाभ मेरा मिलेगा जवाब नहीं हुआ। वो किसी एक जाति पवन वर्ग जी, मेरा विशेष को जवाब नहीं मिलेगा। हुआ ये। मैं बात बता रहा हूँ, किसी एक मैंने जाति कहा वर्ग विशेष को नहीं 403 होगा। विधानसभा और ये सीटों में काम- ये काम हमारे एक शीर्ष मुस्लिम नेतृत्व नहीं, के लोगों को करने एक का है। मुस्लिम नहीं, और अब सबका साथ सबका विकास की बात करते बिल्कुल, हैं। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमने उस चीज को उन्हें साथ विकास किया से है, कोई लेना देना हमने उस नहीं है, चीज इसके को खिलाफ साथ आप किया सवाल कर है। रहे हैं। हम कोई दिखावे की दंगा बात कराने नहीं वाले करते। हैं, हम नफरत हमेशा फैलाने इस बात वाले को हैं। कहेंगे कि हमने सबका साथ दिया है और सबके विकास की बात करते ये हैं। हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगा के सिर्फ राजनीति करने वाले हैं। ये इनके काम विकास ब्रजेश से जी, सिर्फ आप लोगों लेना का देना है। ब्रजेश जी, इसके ब्रजेश जी, अलावा आपके पास ब्रजेश कुछ नहीं जी, है बात ब्रजेश जी, करने को। आप सत्ता में आपके हैं। पास कुछ नहीं ब्रजेश बात जी, करने को। आप सत्ता में हैं। सत्ता में होने के बावजूद भी क्या कारण है कि बस्ती में साफ पीने का पानी नहीं है? बिल्कुल क्या कारण है कि जल भराव है? और अगर यहां पर 3 घंटे बारिश हो जाए तो इस पूरे शहर में जाम लग जाता है घंटों। ऐसा क्यों? उसका मूल कारण है कि जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्हें सिर्फ पैसा लूटने से फुर्सत नहीं है, उन्हें नाली बनवाने की कहां फुर्सत है? जिले वो में सिर्फ दो-दो- सिर्फ लूट का काम कर रहे हैं। ब्रजेश जी, जिले ऐसा में क्या है, दो-दो कैबिनेट ऐसा क्या है कि मिनिस्टर अयोध्या को जो रास्ता बस्ती से जोड़ता है, सारे शहर के लोग वहां आते हैं। कई दिनों से पुल टूटा हुआ है और आप अभी 3 दिन पहले जी। पुल टूटा है। 3 दिन जी। पहले पुल टूटा है। नहीं तो क्या 3 आपको दिन पता पहले। नहीं था? क्या आपको पता नहीं था कि इस बात नहीं, का बिल्कुल संकेत, पता था। इस बात की बिल्कुल सूचना पता- कि यह पुल टूटने वाला है, बिल्कुल पता था। भारी वाहन यहाँ से ना बिल्कुल- गुजरे? बिल्कुल आपको पता नहीं था। थी? भारी आप वाहन- वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाए? भारी इतने वाहन साल पर तक- रोक लगा 4 हुआ साल था। तक वैकल्पिक भारी व्यवस्था नहीं कर वाहन पाए। पर रोक लगा हुआ था। टूटने का इंतजार कर रहे थे, भारी वाहन पुल टूटने का भारी इंतजार कर वाहन रहे का थे। रोक लगा हुआ था, लेकिन क्यों प्रशासन से चूक हो गया? भारी वाहन कैसे आए इसकी जांच हो रही है। सारे अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और बहुत जल्दी वो पुल का निर्माण भी होगा। सारे भारी वाहन शहर के अंदर कैसे आए इसकी जांच हो रही है, लेकिन इस पुल की सस्पेंड हुए उम्र हैं। तय कर दी गई थी। ये अपनी पुल उम्र पार कर चुका था। कई साल तक सरकार ने, प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की। क्या आपने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, बिल्कुल। हंगामा किया? हम अपने इस मुद्दे प्रतिनिधि पर, मंडल को विकास के लेकर मुद्दे के पर? डीएम से भी इस बात के लिए मिले। एसपी को मैंने इस बात का संज्ञान दिलाया कि जो मुगल कालीन हमारी एक पहचान थी वो पुल टूट गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ शासन के द्वारा सख्त खिलाफ कार्रवाई करके उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल ने किया है, दूसरे किसी ने नहीं किया। ये बनाने नहीं देंगे, उसका ऐश्वर्य निर्माण जी, कराएंगे, बनाने बनेगा। का काम आपसे किसका पूछना है? चाहता हूं, आपके दो साथी बता रहे हैं अपनी अपनी सरकार की बातें। बस्ती को लेकर मैं जिन बातों का जिक्र कर रहा हूं, चाहे वो पानी की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, अयोध्या से जोड़ने वाले पुल की बात हो, शिक्षा की बात हो, क्या जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो हुआ है? ये देखिए, आप जल भराव की, पानी की समस्या की एक बात कर रहे हैं, तो जैसे एक बहुत आपके जो मेरे बहुत ही सीनियर जो लीडर हैं, बड़े भाई स्वरूप हैं मेरे, उन्होंने बात करी, क्योंकि भाजपा के एक यहाँ पर नगर पंचायत में अध्यक्ष हैं, इस वजह से शायद विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है, जिसकी वजह से जो पानी की जो समस्या है यहाँ पर बहुत सारे जलाव थे, बहुत सारी वाटर बॉडीज थी। तो आज भूमाफियाओं के प्रकोप में वो सारी जितनी भी वाटर बॉडीज थी उनके ऊपर मिट्टी पाट दी गई है, मिट्टी पाट कर उनको बराबर कर दिया गया है, उनके ऊपर प्लॉटिंग कर दी गई है। तो अब जब पानी जब बरसेगा, क्या ये किसी एक राजनीतिक पार्टी के भूमाफिया हैं या सभी राजनीतिक पार्टियों के? देखिए, सभी देखिए, भूमाफिया होता है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है, वो किसी भी पार्टी का भूमाफिया हो सकता है। भूमाफिया, अगर कोई भूमाफिया है, लेकिन अगर वो भूमाफिया है तो जब तक उस पर सरकार का हाथ नहीं है, जब तक उस पर किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है, वो भूमाफिया नहीं हो सकता। ऐश्वर्या जी, आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, उसका कहीं ना कहीं कोई प्रकोप होता है। लेकिन देखिए, सब राजनीतिक दल ये मानते हैं कि अगर कोई अपराधी है, कोई भूमाफिया है, तो वो राजनीतिक पार्टी से नहीं है। तो मैं भी ये चीज कहूंगा, अगर वो भूमाफिया, अगर अपराधी है तो अपराधी है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो रालोद का लेकिन हो। ऐसे लोगों को संरक्षण तो मिलता है ना ऐश्वर्या जी, ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है, तभी वो माफिया बनते हैं, भूमाफिया बनते हैं, शराब माफिया बनते हैं। अब देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं किसी के ऊपर, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं संरक्षण जरूर मिलता आप होगा। बचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बचेंगे तो बस्ती के नेता कैसे बनेंगे? अब देखिए, कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं संरक्षण जरूर मिलता है उनको, लेकिन जो उनके ऊपर के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं माफिया हैं। तो सभी के सब पूरी व्यवस्था ही आप कह दीजिए तो क्या माफिया है। सरकार पर आप लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न उठा रहे हैं कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है? अब बिल्कुल सरकार का हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो सकता है कि उन भूमाफियाओं को संरक्षण मिलता हो। वहां पर जो प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है,
प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, दोनों संरक्षण देती है उन भूमाफियाओं को। मैं तो दिल्ली से आया हूं ऐश्वर्या जी, जी। आप यहीं पर हैं, आप हो सकता है क्यों कह रहे हैं? देखिए या तो होता है या नहीं होता। देखिए सर, मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर अपनी बात रखने आया हूं जी, ठीक है, मैं यहां पर बात रखने आया हूं, मैं यहां पर किसानों की बात रखने आया हूं, मैं यहां पर वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की बात रखने आया हूं, मैं यहां पर किसानों और मजदूरों की बात करता हूं। मैं जैसे जातिवाद की माफियाओं की बात नहीं रखेंगे? मैं क्या लॉ एंड माफियाओं ऑर्डर की बात नहीं रखेंगे? माफियाओं की गुंडों की बात नहीं रखेंगे? मैं माफियाओं की बात जरूर करूंगा, लेकिन देखिए मेरी एक सकारात्मक, एक रचनात्मक सोच है। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं, मैं केवल अपनी बात है, अपनी बात आगे लेके एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की कि बस्ती जिले में वो कौन सारी परेशानी है, वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें लेकर राजनीतिक प्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टियों के नेता, राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता जनसभाएं कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपके लिए वो लेकर आएंगे जो पहले नहीं ला पाए, वादा करने के बावजूद भी। राकेश श्रीवास्तव साहब, आपके ऊपर आरोप है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पर हमला किया, दुर्व्यवहार किया। देखिए, पहले तो अगर मैं ये आपको क्लियर करना चाहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के भी थे जी। और यहां पर चूंकि भाजपा को एक भय था कि जैसा कि हमारे माननीय यहां के वर्तमान सांसद जी ने भी कहा है, मीडिया में कहा है, कॉन्फ्रेंसेस में कहा है कि कहीं ना कहीं मैं भाजपा को एक वोट काट रहा हूं या चोट पहुंचा रहा हूं या हराने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, ये उनकी अपनी विचारधारा है जी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को एक भय था कि कहीं कायस्थ का वोट डाइवर्ट ना हो जाए मेरे तरफ, क्योंकि देखिए मैं किसी दल या किसी जातिगत राजनीति नहीं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो निर्देश दिया है, उसके बावजूद भी जाति के आधार पर राजनीति हो रही है, वोट मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल, यहां पर बस्ती में जो मैं देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जातिगत अगर राजनीति नहीं होती तो बसपा सरकार में क्यों आती, बसपा से टिकट के लिए परेशान क्यों होते। नहीं तो आपको इस बात का बुरा लगा तो आपने उनके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, हमला कर दिया? नहीं, मैंने कोई दुर्व्यवहार नहीं ऐसी किया। शिकायत की है सांसद महोदय ने। मैंने जब मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए ये मालूम चला कि यहां पर कायस्थ महासभा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर आर.के. सिन्हा साहब आ रहे हैं, इसकी शिकायत मैंने आरओ महोदय से करी जी। आरओ महोदय ने उस पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं की, रिसीविंग भी देने से मना किया। मैं रात को 11:30 बजे ऑब्जर्वर महोदय के पास गया, मैंने उनकी सारी बातें आधे घंटे एक्सप्लेन करके उनको समझाया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। उस आश्वासन के बाद मैं आ गया, क्योंकि मुझे ऑब्जर्वर महोदय पर और चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास था कि इस तरह जातिगत वोट काटने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को नहीं लाया जाएगा जिससे कायस्थों के वोट बैंक पे प्रभाव पड़े। क्योंकि मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कहा था, इफ यू वांट टू कम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इट्स ए मोस्ट वेलकम, बट वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ के पद से, महासभा का जो पद है, पहले उससे इस्तीफा देके एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए। लेकिन मैं उस समय जब वो आए, मैं नरहरिया में था, मैं अपना कन्वेंसिंग कर रहा था, अचानक मेरे कुछ भाइयों का फोन आया कि सिन्हा साहब जो कि कायस्थ परिवार के कुलदीपक हैं, शिरोमणि हैं, शंकराचार्य हैं, वो आए हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उनको किसी पार्टी विशेष के तौर पे नहीं गया। अभी आपके सामने मेरी अध्यापिका रूपा मैडम भी आई, इन्होंने मुझे पढ़ाया है। मैं जातिगत या फिर दलगत राजनीति छोड़ के मैंने उनके चरण स्पर्श किए, मेरी अध्यापिका पहले हैं वो। मैंने यहां सियासी वोट के लिए नहीं कहा था, मुझे मालूम मतलब ऐसा हो रहा है, जाति पाति के आधार पर भी वोट मांगे जा रहे हैं। पवन जी बिल्कुल साहब, एक मिनट में ये साहब कंप्लीट कर दो प्लीज, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए कंप्लीट करना, बस्ती की जनता को बताना। मैंने सिर्फ और सिर्फ जब माला लेकर मैं अपने कुछ साथियों के साथ देखा, वो समझे कि ये भाजपा की कोई कार्यकर्ता है, क्योंकि उनको मेरा चेहरा नहीं याद था। मैंने उनको मालार्पण दिया, पैर छुआ, मैंने कहा अंकल मैं एक कायस्थ प्रत्याशी हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास वीडियो फुटेज है, आई हैव वीडियो फुटेज, मेरे पास वीडियो फुटेज है, मैं आपको यहां शो कर सकता हूं। उसके बाद उन्होंने पीछे से कुछ भाजपा के लोग आए, मेरे साथियों के साथ बदसलूकी की, लोग सड़क पे लेट गए। लेटने के उपरांत हुआ क्या, वो गाड़ी घुमा के चले गए। भाजपा के लोग बौखला गए
कि जातिगत राजनीति नहीं हो पाई, आर.के. सिन्हा साहब नहीं जा पाए बादशाह मैरिज हॉल तक, वोट बैंक उनको नहीं मिला और उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा कायम करा दिया, मेरे ऊपर 9 मुकदमे कायम कराए। पवन जी जवाब आप ही के पार्टी के सांसद हैं। कथन गलत है, नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई राजनीतिक ऐसी काम नहीं करती आपके नेता जो जातिगत विशेष से ताल्लुक रखते हो। बीजेपी के नेता हमारे शीर्ष के नेतृत्वकर्ताओं ने जहां जिस व्यक्ति की उपयोगिता होती है उनको वहां लगाने का प्रयास करती है। रही बात हमारे मित्र राकेश जी की, ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन उसको आकलन करने का भी अधिकार ये बात का है कि मिस्टर राकेश जी से मैं पूछना चाहता हूं, शहर की गली तो भी आपने छानी नहीं और पूरे विधानसभा को लड़ने की बात आप करते हैं। अभी आप लखनऊ से चलकर 40 ऐसे लोग हैं अभी आपको गली डेली नहीं मालूम सुबह है मेरे घर के और पास आपको गांव मेरे कूचे मोहल्ले में में जाकर के विधानसभा लड़ने की चेयरमैन तैयारी आप साहिबा कर का रहे नाम हैं लेके मेरे और मोहल्ले आप के झूठ कुछ बोल रहे हैं। नाम लेके आपके सिर्फ लोगों जिंदाबाद बात करते ने हैं, मिलकर के बाकी कुछ षड्यंत्र नहीं के करते तरीके हैं। से इनको राज्यसभा किसी के गली सदस्यों के पर मोहल्ले नहीं हमला जानता। किया है। मेरी पैदाइश मामले है। दो आप राजनीतिक जनता पार्टियों के मुझे आरोप बता प्रत्यारोप का आ गया है, व्यक्तिगत आरोपों का आ गया है। चलिए किसानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। ब्रजेश जी से मैं पूछना चाहता हूं, किसानों की बात करते हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि देश की आत्मा गांव में बसती है, किसानों में बसती है। ब्रजेश जी, आपसे मेरा सवाल है कि किसानों की सिंचाई का कोई साधन यहां पर नहीं है। 3 नदियां यहां पर है, सरयू, क्वानो और मनोरमा। उसके बावजूद भी जो नहर बनी है उसमें पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं है, उनको खेतों से जोड़ने का काम नहीं हो पाया है। बिल्कुल नहरों में पानी है, बिल्कुल नहरों में पानी है। नहरों पर जब भी सिंचाई की व्यवस्था होती है, नहरों को पानी खोल दिया जाता है और सिंचाई की व्यवस्था नलकूप विभाग ने यहाँ 900 पूरे जिले में 900 बोरिंग कराया हुआ है, 900 पंप लगवाया हुआ है और पूरी सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त है। ये शायद आपको कहीं गलत जानकारी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं? जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ऐश्वर्य जी, क्या सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है? जो नहर बनाई गई है उससे खेतों में पानी पहुंच रहा है? देखिए, सिंचाई की पूरी तरीके से व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है बस्ती जनपद में। सिंचाई की तो बहुत एक ज्वलंत एक समस्या है बस्ती जनपद के अंदर, चाहे वो नहर हो, नहर के अंदर पानी नहीं मिल रहा है और जो जलाव थे, अगेन वापस आ जाता हूं उसी मूल बात के ऊपर कि जितने भी जल भराव थे उनके ऊपर अगर आप मिट्टी डाल दोगे तो जो पानी जो था वहां पर वो तो पानी नहीं रहेगा। वहां पर आपकी जितना जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। जैसे ही आपका वाटर लेवल नीचे जाएगा आपको पानी की समस्या होगी। तो मूल जो समस्या है यहाँ पर, मूल समस्या यहाँ पर यही है कि भूमाफियाओं की, कि उनकी वजह से यहाँ पर जो पानी की जो समस्या। पवन जी 3 नदी, उसके बावजूद भी किसान सिंचाई को परेशान। निश्चित रूप से हमारे मित्र ऐश्वर्य राज जी कह रहे हैं कि भूमाफियाओं का आतंक है। ब्रजेश जी ने कहा कि हमने इतनी नहरें खुदवाई, इतने सब कुछ करवाए। मैं पूछना चाहता हूं कि वो दिखता क्यों नहीं है? संवैधानिक व्यवस्था यह है कि जब केंद्र सरकार किसी भी मद में पैसा वहां से भेजता है, राज्य सरकार के द्वारा उस मद में जाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार अपनी जितनी जिम्मेदारियां हैं उसको दरकिनार करते हुए अपने लोगों का पेट भरना चाहती है, अपने गांव का विकास करना चाहती है। पूरे विकास की, एक समग्र विकास की संकल्पना लेके कभी समाजवादी पार्टी काम नहीं करती। 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र का, और आरोप लगता है कि आपने दुरुपयोग किया। ये बिल्कुल निराधार है। आप गांव में देश के प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री तो 2012 में बहुत कुछ किए थे। जनता जाइए जवाब देने के लिए तैयार है। जमानत नहीं बचेगी इन लोगों की, आपको बता रहा हूं। पवन जी, ऐसा है क्या? पवन जी, ऐसा है क्या? इसका जवाब 11 तारीख को मिल जाएगी और जनता बेवकूफ नहीं है। और मैं जहां तक बता दूं, बेवकूफ नहीं है। और मैं जहां तक बता दूं, कोई भूमाफिया, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, घबराइए नहीं। 11 मार्च को भूमाफिया या कोई बदमाश किस्म का आदमी समाजवादी पार्टी की सड़क में, सरकार में, जेल में रहेगा। कोई भूमाफिया नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रहेगा या रहता है? होगा या है? आपने देखा नहीं? फिर से खुल के काम नहीं कर पा रहा हूँ, इस सरकार में खुल के काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी अब रहेगा। आपने देखा नहीं, उसका अंजाम में नहीं देखा, चाहे अपना हो चाहे पराया। क्या हुआ? हमने जो किया आपने देखा, क्या हुआ? आपने खुद दिखाया। क्या हुआ बताइए? आपने खुद दिखाया, बता दीजिए। नहीं है, आपने 2 महीना टीवी पे दिखाया है, हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी इसके बाद जो काम किया उसके बाद देखिएगा क्या काम होगा। सरकार बन रही है। अभी तो इनके घर का आपने खेल देखा है, समाजवादी पार्टी के घर का पूरा खेल देखा है।
पुनिया आप पूरी इनसे दुनिया बात इससे करते हैं, अवगत इनके है, पास कोई पूरी प्रत्याशी दुनिया नहीं है। अवगत है दूसरे घर कि से जिस उधार लिए तरीके हुए से हैं। एक नाटक चल रहा था, वो नाटक की 11 मार्च को पर्दाफाश हो जाएगा। जिस व्यक्ति को आप दोष के मुक्त में बाहर करते हो, फिर आप उसी को विधानसभा का टिकट देते हो। कहां आपकी रणनीति गई? किस बात की आप बात कर रहे हैं? आप किस बात की बात कर रहे हैं? अध्यक्ष से पूछे, जिस आदमी को नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा, ये बड़ा रोचक तथ्य है। आप मौर्य ये जी बड़ा- के पास कितने मुकदमे हैं, पूछिए इनसे। कर रहे हैं आप, हत्या जवाब के, दीजिए इसका। डकैती के, लूट राजनीतिक के मुकदमे कितने अलग हैं। मुकदमे सुनिए, पूछिए इनसे। जनाब सुनिए, इनसे पूछिए। ये बड़ा कितने रोचक मुकदमे तथ्य हैं? है कि बस्ती सदर से जो सज्जन चुनाव लड़ते हैं वो तीसरे नंबर पर रहते हैं विधानसभा में, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो सांसद बन जाते हैं। ये बड़ा रोचक तथ्य है। झूठ पर बन गए, झूठ पर बन गए। जनता आपकी जवाब देगी, जनता जवाब देगी। विधानसभा में तीसरे नंबर पर झूठ और उन्हें सांसद तो बनाकर 11 दिल्ली भेज दिया जाए। अब या तो पब्लिक चाहती है कि आप बाहर ही रहिए। जनता अगर इस बात को जानती कि झूठ के आधार पर सब निर्णय हो रहा है, तो 11 मार्च को ये चीज डिसाइड हो जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं ब्रजेश जी। बिहार में हो गया, उत्तर प्रदेश भी दिखा देगा घबराइए मत। उत्तर चलिए, प्रदेश छोटा में सा आंकड़ा ले लेते हैं। बहुमत के साथ भारतीय जनता एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और सियासी आंकड़े, बस्ती के सियासी आंकड़े क्या हैं, बस्ती में किस राजनीतिक पार्टी का कौन सा समीकरण है, गौर से देखिए। बस्ती जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में 2 सीटें एसपी और 2 सीटें बीएसपी के खाते में गई। एक सीट पर कांग्रेस काबिज रही। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 में बम्पर वोटों के साथ बीजेपी के हरीश चंद्र द्विवेदी ने जीत दर्ज की। अब बात 2012 के विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट गणित की। हरैया सीट पर 2012 विधानसभा चुनाव में एसपी ने 43% वोट के साथ जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव 2014 में पार्टी को 38% वोट मिले, बीएसपी को 33 और 22%, कांग्रेस को 13 और 2% वोट मिले। साथ ही बीजेपी को 5 और 38% वोट मिले। कप्तानगंज सीट पर विधानसभा में बीएसपी को 36% वोट के साथ जीत मिली। लोकसभा में पार्टी को 31% वोट मिले, एसपी को 30 और 31%, कांग्रेस को 25 और 3%, बीजेपी को 3 और 31% वोट मिले। रुधौली सीट पर कांग्रेस को विधानसभा में 28% और लोकसभा में 3% वोट मिले, बीएसपी को 25 और 28%, एसपी को 19 और 30% वोट मिले, बीजेपी को यहां 13% और 33% वोट मिले। बस्ती सदर सीट पर बीएसपी को विधानसभा में 29 और लोकसभा में 28% वोट मिला, कांग्रेस को 19 और 3% वोट मिला, बीजेपी को 18 और 37%, एसपी को 13 और 27% वोट मिला। महादेवा सीट पर एसपी 46% वोट के साथ विजयी रही। लोकसभा में पार्टी को 34% वोट मिले, बीएसपी को 35 और 28, बीजेपी को लगभग 6% और लोकसभा में 32% वोट मिले, कांग्रेस को 4 और 2% वोट मिले। अब देखते हैं 2017 विधानसभा चुनाव में कौन कौन से दिग्गज भाग्य आजमा रहे हैं। हरैया सीट पर एसपी से मौजूदा विधायक राजकिशोर सिंह मैदान में हैं। बीएसपी से विपिन कुमार शुक्ला और बीजेपी से अजय कुमार सिंह इस बार ताल ठोक रहे हैं। कप्तानगंज सीट पर बीएसपी के मौजूदा विधायक राम प्रसाद चौधरी मैदान में हैं। कांग्रेस से यहां कृष्ण किंकर सिंह राणा और बीजेपी से चंद्र प्रकाश शुक्ल पर दांव लगाया गया है। रुधौली सीट पर कांग्रेस ने सईद अहमद खान को चुनावी दंगल में उतारा है। बीएसपी से राजेंद्र प्रसाद चौधरी दोबारा किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी से संजय प्रताप जायसवाल इस बार दांव लगा रहे हैं। बस्ती सदर सीट पर बीएसपी के मौजूदा विधायक जितेंद्र कुमार उर्फ नंदू चौधरी मैदान में हैं। एसपी से महेंद्र नाथ यादव और बीजेपी से दयाराम चौधरी ताल ठोक रहे हैं। महादेवा सीट पर एसपी के मौजूदा विधायक रामकरण आर्य दंगल में उतरे हैं। बीएसपी से दूधराम और बीजेपी से रवि कुमार सोनकर इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। Thank you.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बस्ती में तमाम मुद्दों पर, जो यहां के क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, क्योंकि दोनों का असर यहां पर देखा जा रहा है। मेरे दोनों साथी यहां पर मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी में उपेक्षित हो गए? ये इनके परिवार का मामला है, मैं इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जरूर कि जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ वो पूरे समाज और देश का क्या होगा। और लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में आपका क्या ख्याल? बिल्कुल वो हमारे लिए पूजनीय है, वो पूजनीय है और उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी में जहां है वहां सुनिश्चित है। नेता हैं और नेता रहेंगे। कहां रहेंगे? और पिता पुत्र का कहां रहेंगे? वो पिता पुत्र का रिश्ता इनके कहने से टूट जाएगा। आडवाणी जी वो नहीं है कि मार्गदर्शक हो जाएंगे, पूरी तरीके से राय लेकर हर काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। पिता पुत्र का रिश्ता होता पिता पुत्र का रिश्ता को कोई खत्म नहीं कर सकता। कांग्रेस और सपा का गठबंधन होने के बाद पिताजी कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं देने के लिए कह रहे हैं, यही राय कहीं ऐसा नहीं। आप बताइए, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है कि पिता कहीं काम करे, पिता जाके पिता राष्ट्रीय लोकदल का प्रचार करे और बेटा जाके सपा कांग्रेस का प्रचार करे, यही आपकी राय है, यही आपकी राय है। चलिए यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर क्या मुद्दे हैं और किन बातों के जरिए यहाँ पर बस्ती के लोग मानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगा, आपको लगता है कि बस्ती में जो बातें राजनीतिक प्रतिनिधि को लोग कर रहे हैं, आप खड़े हो जाइए, यहाँ पर युवाओं को लेकर, खेल कूद को लेकर कुछ बेहतर है? क्योंकि यहाँ से खेल मंत्री भी हैं। ऐसा है कि बस्ती में आज तक जितनी भी सरकार के लोग हैं, जितने भी नेता बने हैं, किसी ने कोई भी खिलाड़ियों के बारे में कुछ नहीं सोचा आज तक। यहाँ के खिलाड़ी जो है नेशनल खेल के आते हैं और उसके बाद चाय की दुकान खोले हुए हैं, पान की दुकान खोले हुए हैं, शुगर मिले हैं। अगर यहाँ का नेता चाहता, विधायक या एमपी या मंत्री, तो शुगर मिल में नौकरी दिला देता, कम से कम उसकी रोजी रोटी चलती। अखिलेश राजनीतिक खिलाड़ी के साथ खुद खिलाड़ी भी हैं, क्या कभी प्रदेश के खिलाड़ियों के बारे में सोचा? आप जानते हैं कभी वो ग्रामीण अंचल के खेल पर कितना उन्होंने समय खर्च किया है, उसका एक आयोग उन्होंने गठन किया है और वो आईपीएल को कराने का आयोग गठन किया तो खिलाड़ी चाय क्यों बेच रहे हैं? नहीं, अबे आज की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ये पुरानी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। खड़े हो जाइए। इसमें बहुत सुधार हुआ है। यहाँ ये लोग नेता हैं जो कुछ भी बोले, लेकिन मूलभूत तो समस्याओं से आज भी इस जिले की जनता परेशान है। कभी भी किसी खिलाड़ी, मैं अध्यापक हूं, बेसिक बाल क्रीड़ा जब होती है यहाँ, वहां भी सुविधाओं से बच्चे छोटे छोटे वंचित रहते हैं। क्या स्थिति है? राजनेता इस जिले के क्या करते हैं? पूरा शिक्षक समाज इससे बड़ा सवाल। शिक्षकों की बात आई है तो बड़ा मुद्दा है। आप शिक्षकों की परेशानी को लेकर, उनकी मांगों को लेकर क्या बोले? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2005 के बाद, अप्रैल 2005 के बाद जो शिक्षक और कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी गई है। सर, सोचने की बात है कि 5 साल के लिए माननीय नियुक्त होते हैं, चुने जाते हैं, इन्हें पुरानी पेंशन आज भी मिल रही है और हम लोग 60 से 62 साल सेवा करेंगे, हमें पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। सोचने का विषय है सर, यहाँ सोचने का विषय है। माननीय उसमें क्या आप मानते हैं इनके दर्द को समझते हैं? इनके दर्द को समझता हूँ। केंद्र सरकार का मामला है, उससे कह दीजिए कि सांसदों और विधायकों का पेंशन त्रिपुरा, केरल और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य भी हमारे देश में है और आज भी वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किए हुए हैं। अगर ये केंद्र का विषय है तो आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? ये तो सिर्फ बात थोपने वाली बात है कि मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको भी मैं करूंगा, केंद्र सरकार को ऊपर डाल दूं। केंद्र सरकार जितनी योजनाओं में काम कर रहा है, आप सभी जानते होंगे, संवैधानिक व्यवस्था के तहत किसी भी योजना का जो निष्पादन होता है वो राज्य सरकार के माध्यम से होता है। राज्य सरकार किसके पास है? समाजवादी पार्टी की बात हो रही है तो ये राज्य सरकार का विषय हो गया। अरे प्रयास तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल, हमारे लिए पूरा प्रयास है। मैंने अपने संकल्प पत्र में, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उसमें किसानों की समस्याओं को लेकर के, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के, नौजवानों बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के, बारे में क्या लिखा? और वो सिर्फ घोषणा पत्र के बारे में क्या लिखा है? उसको भी पेंशन के बारे में कुछ है? कोई बात नहीं सर। कितने शर्म की अभी आपने खेल शर्म की बात है कि ये लोग लेंगे, अभी भी इनकी बहाल है, अभी ये पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हम लोगों की 60 से 62 साल सेवा करेंगे। कोई पेंशन की बात नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है। हमारे संकल्प पत्र में है, हमारे संकल्प पत्र में इस बात को है कि हमारी सरकार जब आएगी तो निश्चित रूप से उसका समर्थन। मेरा सवाल है
कि कचहरी परिसर को छोड़ करके पुरानी बस्ती, गांधीनगर एक भी शौचालय सार्वजनिक या मूत्रालय नहीं है। महिलाएं भी आती हैं शहर में, महिलाएं क्या करेंगी, लोग क्या करेंगे। एक सवाल मेरा और इससे जुड़ा हुआ कि मजदूरों के लिए स्नेहलता पाल जब अध्यक्ष थी तब 5 टीन शेड बने हुए थे। वो टीन शेडों में आजकल दुकान चल रहे हैं, कोई सब्जी दुकान चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल दुकान चला रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि विधायक लोग एक दूसरे की स्कूल को विधायक निधि का धन दे करके बंदरबाट करेंगे या जनता की समस्याओं ये क्या हो रहा है साहब, बंदरबाट हो रही है? बहुत सही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनको ये व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग कई बार उनसे कहे भी, लेकिन उनको नगर पालिका के अंतर्गत भ्रष्टाचार को लेकर राष्ट्रीय अलग जगा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके दो विधायक अलग जगा रहे हैं, दो विधायक इनके यहाँ पर हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया क्या इस बात के लिए? सदर की बात, सदर में नंदू चौधरी है, बसपा के प्रत्याशी रहे हैं और बसपा के विधायक भी रहे हैं, सदर से नहीं रहा है। पहले और भी दल के विधायक बताएं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी यहाँ आ सकते हैं, तो क्या और भारतीय जनता पार्टी हो गई, समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन, क्या ये लोग अभी से हार मान चुके हैं कि राजा ईश्वर राज सिंह चुनाव जीत चुके हैं? यहाँ इस जिले में 2 मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री और इस जिले में बस एक मंत्री को अखिलेश ने हटा दिया। फिलहाल 2 मंत्री थे यहाँ पे, वापस नहीं लिया, बहुतों को वापस लिया लेकिन उन मंत्री को नहीं लिया। और बस्ती शहर में जो है जाम की समस्या सुबह 10 बजे से 8 बजे तक थी। यहीं पे चंगरवा है जिसको उन्होंने सैफई के तर्ज पे सजाया है। मैं समाजवादी पार्टी के बड़े भाई ब्रजेश मिश्रा से पूछना चाहता हूं कि क्या बस्ती शहर जो 20 साल पहले भी 2 सड़क थी, क्या ऐसे रहेगी हमेशा? ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जवाब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे भाई किस दल के हैं, मैं इनका बहुत अच्छा जवाब दूंगा। अभी 1 साल पहले इनके गडकरी जी आए थे, बहुत बड़े मंत्री हैं केंद्र सरकार में। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ वो कौन सी सड़क बना दूंगा, रिंग रोड बना दूंगा, कहीं धरातल पर आया ही नहीं। पूछिए उनसे, वो झूठ बोलने वाले हैं, जुमलाबाज हैं, आपने जनता सही को कहा, धोखा देने वाले लोग आपने हैं। सही कहा। हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे गडकरी जी, उन्होंने राम जानकी मार्ग दिया, साथ में रिंग रोड दिया और रिंग रोड का सारा सर्वेक्षण होकर के पास हो चुका है। मेरा सवाल ब्रजेश मिश्रा जी से है। समाजवादी पार्टी 5 साल की सरकार थी। मैं ब्रजेश मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हम युवाओं को ये बताएं कि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ लिख के अपना मार्कशीट अपना सब कुछ करके आज हमें नौकरी इसलिए नहीं मिल रही कि हमारे पास 15 लाख रुपया पशुधन प्रसार अधिकारी होने के लिए नहीं है। तो हमारी यही गलती है, 15 लाख रुपया होगा तब नौकरी मिलेगी। ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल एकदम निराधार और गलत है। ये कहाँ सही होगा? बिल्कुल निराधार गलत है। जी मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारे बस्ती जनपद की पहचान है, बस्ती जनपद उस नदी के नाम से जानी जाती है, कुआनो नदी के नाम से जानी जाती है। वो हर वर्ष में 4 बार उसको काला कर दिया जाता है। मछलियां जो भयावह स्थिति हम सभी लोग बस्ती के लोग देखते हैं, मछलियां ऊपर तैरती हैं, लेकिन कोई भी नेता वो आवाज नहीं उठाता उस कुआनो नदी के लिए जो अपना बस्ती मैं पूछना चाहता हूं। अरे इसके जिम्मेदार तो आप ही हैं, नेताओं को चुनकर सत्ता की नैया में उनको तैराते हैं तो भूल जाते हैं सब कुछ। जवाब ले लीजिए। जवाब वो कुआनो नदी की व्यवस्था इसलिए खराब है कि भारतीय जनता बीजेपी ने कर दी। भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 बार एमएलसी रहे, उनकी एक फैक्ट्री है जो वहां जहर उगलती है। हम लोगों ने कई बार कहा, उसको बंद नहीं किए, इसलिए मरते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट्री, बीजेपी की फैक्ट्री जहर उगलती है, लेकिन यहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं है और वो सारा सीवरेज 3 नदियों में जाता है। आप तो नदियों के स्वच्छता की बात कर रहे हैं, आपने तो एक मंत्रालय बना दिया है। क्या इसको लेकर कोई व्यवस्था बनाई? नगर पालिका का अध्यक्ष को क्या हम बताएं, बड़ा शर्म आता है नाम लेने में। क्या स्थिति उन्होंने नगर पालिका को नरक पालिका बना के रख दिया है। स्थिति बहुत अच्छी होगी, हमारा यहाँ से विधायक चुनने दीजिए, बहुत अच्छी स्थिति होगी। आप बताइए, आप तो नगर पालिका मैडम के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ था। बहुत सारा धन्यवाद आप सबको। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ ब्रजेश जी से, सपा की सरकार से। ठीक है, मान लीजिए कि अगर नगर पालिका ने कहीं पर कोई कमी कर दी, इनके यहाँ पर विधायक रहे, मैंने स्वीकार नहीं कर लिया, बात पूरी होने दीजिए। सभी में कमी होती, मान लीजिए जैसा अभी ऐश्वर्य ने कहा कि
कहीं कहीं नालियां पाट दी जाती, सच है। हम लोग भी उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं, सही है। मान लिया कि कोई कमी रह गई, जैसे आपने शौचालय का जिक्र किया, शौचालय मेरे द्वारा भी बनवाया गया था, वो आज बंद पड़ा है। अगर हमारे राज्य सरकार के मंत्री महोदय यहाँ निवास करते हैं तो क्या उनका फर्ज नहीं है? यहाँ विधायक निवास करते हैं सदर के, जो कि बसपा के हैं, क्या उन लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो यहाँ शहर से वोट लेते हैं तो उसके लिए काम करें? मेरा सवाल उनसे है। सत्ता में बैठे उन्हें राजनेताओं से है कि जनता उन्हें चुनकर भेजती है और वो जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। ये तो मूलभूत चीजें हैं, हो जानी चाहिए थे, मिल बैठकर आपको कर लेना चाहिए था। बस्ती के विकास की बात मैं वही बात कहूंगा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से विधायक थे, नगर पालिका के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के थे, दुर्भाग्य से सांसद जी भी भारतीय जनता पार्टी के हो गए, मंत्री जी का क्षेत्र हरैया था और जो मंत्री जी थे उनका महादेवा था। कार्यदायी संस्था यहाँ नगर पालिका है, नगर पालिका ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है, इसका इनको सजा भुगतना है भारतीय जनता पार्टी को, जमानत नहीं बचा पाएंगे भाई। इनका जवाब है कि मंत्री का क्षेत्र हरैया है, मंत्री पूरे प्रदेश का होता है, किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं होता। नहीं, निधि का पैसा अपने क्षेत्र में ही खर्च कर सकते हैं। ऐश्वर्या जी, एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल मेरा आपसे है, बस्ती को यूनिवर्सिटी मिली, वो यूनिवर्सिटी क्या बस्ती में होनी चाहिए या नेपाल बॉर्डर पर होनी चाहिए? बिल्कुल बस्ती में होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी बहुत जरूरी है कि एक यूनिवर्सिटी बस्ती के अंदर यूनिवर्सिटी का गठन हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग के, क्योंकि हमारी कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है। लेकिन देखिए, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, केंद्र सरकार बात करती है स्किल डेवलपमेंट की, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जरूरत है कि जब आप यूनिवर्सिटी और स्किल ले लोगे, जब आप उसके बाद आप रोजगार कहां पर दोगे? तो बहुत जरूरी है यहां पर कि एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। केवल यूनिवर्सिटी बनाने से वो काम नहीं होगा। यूनिवर्सिटी किस उसमें बनी है? यहाँ बनता तो एक मंडल जुड़ता, लेकिन वहां से दो देश जुड़ रहे हैं, नेपाल का बॉर्डर है और नेपाल की स्थिति आप जानते हैं, हमारा मित्र देश नेपाल हमारा मित्र देश है। हम अपने दूसरे देशों के बारे में क्या बात है विजय जी, बस्ती के नाम पर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थनगर में खुल जाती है। ऐसा नहीं, आप राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है। सड़कें हैं और यहाँ से दूरी कम है, ऐसा नहीं है, और अगल बगल कुशीनगर वगैरह भी जिला उसमें जुड़ गया है। यहाँ बस्ती में दो मंत्री और तीन दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। इसके बाद भी बस्ती में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद अभी तक उसका विकास, जबकि पिछले 5 साल पहले सपा ने यह वादा किया था कि हम औद्योगिक क्षेत्र को फिर से बचाएंगे। इसके बाद के सारे औद्योगिक क्षेत्र बस गए, लेकिन बस्ती का विकास औद्योगिक क्षेत्र का नहीं हुआ। यहाँ फैक्ट्रियां नहीं। जवाब दे दीजिए जल्दी से। जवाब दे रहा हूं, औद्योगिक क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बिजली की। इनके प्रधानमंत्री जी 2012 में वोट मांग रहे थे कि बिजली आई कि नहीं आई। 24 घंटा बिजली मिल रही है, 24 घंटा, दिन और रात, पानी खत्म, इससे ज्यादा और विकास क्या होगा? खत्म, पानी खत्म, मुद्दे अब भी बरकरार हैं, चुनाव भी खत्म, नेता पहुंच चुके हैं, लेकिन मुद्दे अभी बरकरार हैं। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर बस्ती की जनता से पूछेंगे कि और क्या क्या मुद्दे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बस्ती क्या है जो मांग रही है इस विधानसभा चुनाव में। बस्ती की जनता मेरे साथ यहां मौजूद है, मैं तमाम मुद्दों के साथ उनके पास आऊंगा और पूछूंगा भी, लेकिन उसके पहले हमारे एक साथी हैं पॉपुलर मेरठी जी, और वो इस विधानसभा चुनाव में रोज नई नई बातें लेकर आते हैं। एक बार उनको सुन लेते हैं कि इस बार वो क्या कुछ कह रहे हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए और बस्ती की जनता के लिए। दोस्तों, पॉपुलर दावपेच में फिर हाजिर हूँ आपके सामने इस चुनावी दंगल में। देखिए कि लीडर हूँ
लीडर ही मेरा कारोबार है। लीडर हूँ, लीडर ही मेरा कारोबार है। हर आदमी को कुर्सी की लज्जत का क्या पता, हर आदमी को कुर्सी की लज्जत का क्या पता, मुझ जैसे लीडरों की हिमाकत का क्या पता। हर आदमी को कुर्सी की लज्जत का क्या पता, हर आदमी को कुर्सी की लज्जत का क्या पता, मुझ जैसे लीडरों की हिमाकत का क्या पता। जो है शरीफ उनको शराफत का क्या पता, जो है शरीफ उनको शराफत का क्या पता। खुशहाल है वही जो मेरा रिश्तेदार है, खुशहाल है वही जो मेरा रिश्तेदार है। लीडर हूँ, लीडर ही मेरा कारोबार है। तुम कभी भटके तो रहबर ढूंढते रह जाओगे, तुम कभी भटके तो रहबर ढूंढते रह जाओगे। धूप वो होगी कि चादर ढूंढते रह जाओगे। तुम कभी भटके तो रहबर ढूंढते रह जाओगे। धूप वो होगी कि चादर ढूंढते रह जाओगे। और जीत कर वापस नहीं पलटूंगा पूरे 5 साल, जीत कर वापस नहीं पलटूंगा पूरे 5 साल। मेरे जैसा नेक लीडर ढूंढते रह जाओगे। बदन के दर्द में दे दी जुकाम की गोली। देखिए, एक नेता डॉक्टर बन गए और नेतागिरी उन्हें रास नहीं आई, तो ये देखें कि बदन के दर्द में दे दी जुकाम की गोली, मरज को और भी जालिम ने कर दिया मुश्किल। बदन के दर्द में दे दी जुकाम की गोली, मरज को और भी जालिम ने कर दिया मुश्किल। अब एक नेता ने बन के हकीम जी यारो किसी का हाल बिगाड़ा, किसी का मुस्तकबिल। तो आपने पॉपुलर मेरेठी को सुना, उन्होंने कहा कि लीडर हूं, लीडर ही मेरा कारोबार है। यहाँ पे तमाम लोग तालियां बजा रहे थे। मैं पूछ लेता हूं, अभी जो कविता चल रही थी, कुछ पंक्तियां चल रही थी नेताओं को लेकर, लीडर को लेकर, क्या कहते हैं? हेलो, कहना तो मैं ये चाहूंगा कि बस्ती जो है हमारी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इधर भगवान राम, इधर भगवान बुद्ध, इधर बाबा गोरखनाथ, उधर पॉपुलर मेरेठी, उधर पॉपुलर मेरेठी और इधर बाबा कबीरदास जी। फिर उसके बाद बात बस्ती के नेताओं की होगी। तो विकास अभी वही तो बात कर रहे थे पॉपुलर। हेलो, गणेशपुर चले जाइए, इधर कैली की तरफ चल जाए, सड़कें देख के तो मालूम हो जाएगा कि इन्होंने विकास कैसा किया। अब बड़े नेताओं की चुनाव काहे को नहीं लड़े, चुनाव काहे को नहीं लड़े? कौन नेता बन गए होते? अरे नेता तो बन जाते हैं, लेकिन जनता जब पसंद करेगी तब ना। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि जनता जब पसंद करेगी तब। आप बताइए जनाब, क्या दुखी हैं? नहीं, दुखी नहीं। किससे? नेताओं से? नहीं, यहाँ की व्यवस्था से। व्यवस्था से, वही मैं पूछने आया था। मुझे लग रहा था सरकार की व्यवस्था से बहुत दुखी हूँ। केंद्र सरकार की जो व्यवस्था चली नोटबंदी का, उससे दुखी हूँ। और जो कहा गया केंद्र सरकार ने कि हम रोजगार देंगे, रोजगार कहीं कोई नहीं मुहैया कराने के लिए तैयार है, उससे दुखी हूँ। और उसके बाद ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पाला बदलने की बात करते हैं, उनके पास यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो सदन में लड़ रहा है, कितने पाले बदले हैं, उनसे दुखी। क्या बात है ब्रजेश जी, अब क्या रोद है, अब क्या रोद है पवन जी, अब क्या रोद है ऐश्वर्या जी, अब क्या रोद है? कौन सुनेगा उनका दुख, कौन सुनेगा उनका दुख? पवन जी दुख सुनेगी। इसका मतलब अच्छे दिन आए नहीं अभी? बिल्कुल अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, और इस बात को जनता समझ भी रही है। भैया आपका सबके जनता के आ गए हैं, और नहीं जनता जब आगे रही है, जनता आगे आ गए। जनता कि खुश नहीं, खुश नहीं है। चलिए आप बताइए। मैं समाजवादी पार्टी से प्रश्न करना चाहता हूं, जबकि आपने बस्ती में शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। कि यूनिवर्सिटी आई थी, उसको आपने सिद्धार्थ नगर भेज दिया, बस्ती खाली रह गई। आपने बस्ती की सड़कों के लिए कुछ नहीं किया है, आपने बस्ती में युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है, आपने बस्ती में व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया है। समाजवादी पार्टी एक और युवा है, आप बताइए। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछूंगा, जैसे कि अभी गठबंधन हुआ है, एक का नारा है काम बोलता है और एक का नारा है यूपी को ये 7 पसंद है। अगर काम बोलता है तो क्या आखिर वो मजबूरी थी जो 403 में से 300 विधानसभा पे आ गए और 299 पे आ गए, और आखिर कांग्रेस का जो यूपी को ये 7 पसंद है, आखिर ये क्या मजबूरी थी कि 403 में से सीधे 90 पे आ जा रहे हैं? हमको लगता है कि कांग्रेस को यह डर सता रहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत होने दें। आप बताइए, आप बताइए।
बस्ती को लेकर क्या कहेंगे? बस्ती को लेकर आप उठने में इतना टाइम लगा रहे हैं, लोग खड़े होकर परेशान हैं। ठीक है, बस्ती में शिक्षा विभाग को लेकर जो है ना तो बसपा ने कुछ किया ना तो सपा ने कुछ किया। बीत गए 10 साल विद्यालयों में बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया। बीजेपी की नहीं बात है, इस 10 साल में कुछ नहीं, आगे देखिए क्या होता है। आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने बस्ती के युवाओं के लिए 2.5 साल में क्या किया? मैं माननीय सांसद जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि कोई रोजगार, कोई योजना कुछ उन्होंने लाया? 15 लाख रुपए कब मिलेंगे, मैं बल कसौदत से पूछना चाहता हूँ। और एक मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया? मैं समाजवादी पार्टी के ब्रजेश जी से सवाल एक पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार है 5 साल, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन वो अभी कह रहे थे कि मैं विकास के मुद्दे पर काम कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं, इनका कहना है सबका साथ सबका विकास। इनकी गवर्नमेंट में मौलाना आजाद मुस्लिम फेलोशिप को बंद किया, उसको किसी ने विरोध नहीं किया, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो। इसलिए न जात, न बिरादरी, न दलगत, न जातगत, सबसे अच्छा निर्दल भाजपा के सवाल। आजाद फेलोशिप को बंद कर भाजपा से सवाल आपने विरोध किया, भाजपा से ऐसी बात नहीं है। कोई विकास की बात अगर ये कर रहे हैं कि फेलोशिप बंद किया, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी कोई जात मजहब को देख के विकास नहीं करती। आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से जितने घरों में हमारे गैस सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं, क्या उसका लाभ मुस्लिम बिरादरी को नहीं मिल रहा है? देश के संविधान में प्रधानमंत्री जैसा पद, देश में अगर सांप्रदायिकता की बात कोई करता हो, देश में उत्तर प्रदेश में अगर उसको टिकट बांटने का कोई काम करता हो, तो मुसलमान जैसे शब्द को अपने भाजपा के डिक्शनरी से हटा दिया और वह अपने आप को समाजवाद, सौहार्द, सबका साथ और सबका विकास का नारा देती है। पवन जी, हमारे पास आप कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास के नारे के आधार पर हम हमेशा काम करते हैं। मैं कभी मुस्लिम दलित बात की सोच से बात नहीं करता। जिला उद्योग के अध्यक्ष बताएं। मैं व्यापारी समाज के लिए बात करना चाहता हूं। एक शुगर मिल को तो आपने बंद कर दिया और 22,000 युवकों को जो आदमी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नौकरी दिया है, इस नोटबंदी के दौरान से अभी तक का हम लोग मंदी में जी रहे हैं। किसी व्यापारी को सुनने वाला कोई नेता। अच्छा, मुझे तो लग रहा था पवन जी, मुझे तो लग रहा था कि 100 दिन पूरे हो चुके। प्रधानमंत्री ने 50 दिन मांगे थे, 100 दिन पूरे हो चुके, लेकिन ये तो कहते हैं कि नोटबंदी से अब भी लोग परेशान हैं। देखिए, देश की सबसे बड़ी आज समस्या 100 दिन पूरा हो रहा है। देश की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री की संकल्पित हैं और उन्होंने ऐसी समस्या को ऊपर उठाया। नोटबंदी को लेकर नोटबंदी को लेकर आप क्या मानते हैं? 100 दिन पूरे हो चुके, 100 दिन। आप बोलिए, आप बोलिए। नोटबंदी से जिस तरह से अपना पैसा रख के लोगों को लाइन में लगवा दिया गया, ये बहुत ही परेशानी की बात थी। जो महिलाएं पैसा बचा के अपने घर रखती थी, उनको अपने पतियों के सामने चोर बना दिया। नोटबंदी को लेकर क्या मानते हैं? पूछना चाहता हूं कि जो ये चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या उसमें जहर खाने वाला नशीला पदार्थ मिलाया था कि पीने के बाद सबकी जेब काट लिए? चलिए, नोटबंदी पे मोदी जी के तो अपने बीवी के संबंध खराब ही हो गए, हम लोगों के बीवियों के भी संबंध। भैया, मैं भारतीय जनता पार्टी से एक ही बात पूछना चाहता हूं। आज के 5 साल पहले जो पीस पार्टी से लड़े थे, जो हिंदुओं के लिए गाली दिए, हिंदुओं को आतंकवादी बोले, उनको कैसे टिकट दे दिया गया हम लोगों को? नोटबंदी को लेकर, नोटबंदी को और भी बहुत से लोगों से बात करता हूं। नोटबंदी को लेकर आप क्या मानते हैं? नोटबंदी को लेकर खड़े हो जाइए। नोटबंदी को लेकर आप क्या मानते हैं? नोटबंदी में सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, इतना परेशान थे कोई अपने बहन बेटियों की शादी तक नहीं कर पा रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब नोटबंदी हुई थी, एक लड़की की शादी नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर हाईवे पर लेट गई थी, बैंक उसको पैसा नहीं दे रहा था, 40,000 रुपए, उसको बाद पैसा मिला। आप क्या बोलते हैं नोटबंदी को लेकर? हम 100 दिन है आज, 100 दिन क्या आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं नोटबंदी। जी, दिक्कत बहुत हुई हर जगह, व्यापार में दिक्कत। भाई साहब की बात सुना, अब यह व्यापारियों को लग रहा है बीजेपी ले बीतेगी। आप बताइए नोटबंदी को लेकर। मैं नोटबंदी के लिए कहना चाहूंगा कि नोटबंदी कराने के बाद जितना भी काला धन था, वो कहते थे काला धन लाएंगे, यूपी बढ़िया बनाएंगे। क्या बनाए? घंटा। पवन जी, नोटबंदी को लेकर बता, खड़ो जाइए। हटिए आप।
मायावती जी से पूछना चाहते हैं कि आपके मायावती है ही नहीं यहाँ पे। बसपा के विधायक 10 साल से हमारे विधायक कहाँ लापता आते हैं, बुलाते नहीं है। नहीं, उनको आप बुलाइए। उनको बुलाते हैं, आते नहीं है। आज बसपा का हरियाम 300 फीट जीतेंगे, उनके 300 फीट कहाँ पे है? चलिए बताइए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से है। यहाँ पे डायल 100 का जिस दिन उद्घाटन किया जाता है, उसी के कुछ दिन के अंदर एक महिला के मुंह में लाठी डाल दिया जाता है पुलिस वालों द्वारा। क्या यही काम? चलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन नोटबंदी को देश की इतनी बड़ी समस्या का समाधान, परेशानी जवाब देश की इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने का अगर साहस था तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी में, और वो साहस इसलिए बना जनता के नैतिक बलों के आधार पे बना, और 86% करेंसी को अगर देश से बाहर करने का अगर जज्बा उठाया था, जनता तो मना कर रही है, करने का जज्बा उठाया, आतंकवाद को समाप्त करने का जज्बा उठाया, तो हमारे कमल खिलेगा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी युवाओं के रोजगार के लिए कोई चीज नहीं की, युवाओं का रोजगार के लिए तमाम तरह की बातें बताएं। सुनिए, अभी आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 50 दिन का समय लिया था, और 50 दिन में स्थिति नहीं सुधरने पे उन्होंने कहा था फांसी की सजा दीजिएगा। मैं आज पूछता हूं 100वें दिन पे कि वो जगह कहां है जहां उनको फांसी पे लटकाया जाए? जवाब। देश की इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए निश्चित रूप से कुछ समय जो मांगा था उन्होंने 50 दिन के 50 दिन के अंदर 2 दिन पूरे हो चुके हैं, काफी लोगों को परेशानी बनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो चर्चा फिर से तमाम मुद्दों पर करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बस्ती की जनता से तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं। राकेश काफी देर से खड़े हुए। राकेश, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता की तमाम बातें रही हैं, आपको उम्मीद है कि लोग पसंद करेंगे? देखिए, अभी तक सिर्फ जनता का शोषण हुआ है। जहां तक मेरे भाई ने पेंशन का मुद्दा उठाया, पेंशन का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से लाया जा सकता है कि जितने भूतपूर्व विधायक या मंत्री हैं उनका पेंशन और कूपन बंद कर दे। अरे बंद कहां हो पा रही है? यहाँ तो विधायक और सांसदों की तनख्वाह बढ़ाने की बात चल रही है, सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। बिल्कुल, और अगर तो उनको पीड़ा समझ में आएगी आज के लोगों की। और जहां तक आप जातिगत राजनीति की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं कहना चाहूंगा 10 वर्षों से डंक मार के जो पार्टी यहां पे नहीं आई है, जो यहां का विधायक हैं, क्या उसी समाज के व्यक्ति को अगर जातिगत राजनीति नहीं करनी होती? आपके हमारे बड़े भाई के, अपने ब्रजेश भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। ऐसा प्रत्याशी सेम समाज का वो क्यों लेके आए? क्या कोई और दलित वर्ग का, फॉरवर्ड क्लास का, या कोई मुसलमान प्रत्याशी नहीं था भाजपा के पास? लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। असल में जब इस तरह की चर्चा होती है, भीड़ होती है, देश में एक वर्ग है जो बहुत परेशान है। आप देखिए, एक मजदूर नेता है, काफी देर से खड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या मजदूरों की सुनवाई होती है? नहीं, मजदूरों की मैं साथियों से पूछना चाहता हूं कि किसी पार्टी का विजन होता है, उसका मैनिफेस्टो, और मैनिफेस्टो में ये दिखता है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। आपने पिछले बार कहा था कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे। जब से 2.5 साल से भाजपा सरकार आई, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन महिला आरक्षण भूल गई। आप कहते हैं कि हम जो है महिलाओं को सम्मान देंगे। आज आंगनबाड़ी आशा सहायिकाएं ये 3000 रुपए में बधुआ मजदूर तक की तरह काम कर रही हैं। 3 बजट आ गया, लेकिन 1 पैसा नहीं बढ़ाया, और आप कहते हैं कि हम महिला का सम्मान करेंगे। अब एक मिनट, बस्ती में आज ये मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था मुंडेरवा चीनी मिल चलेगी, और मुंडेरवा चीनी मिल नहीं चला, बस्ती चीनी मिल बंद हो गई। यहाँ का किसान बदहाल है, लेकिन आपको ही पूछने वाला कौन जिम्मेदार है? पवन जी कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जिस तरीके से हमारे बड़े भाई ने कहा, हमारे संकल्प पत्र में यह है, संकल्प पत्र में है कि किसानों की जो गन्ना मिल बंद हुई है, किसानों को
भुगतान 14 दिन के अंदर करेंगे। और अगर हम का संकल्प पत्र पहले उसके पहले का मोदी जी का भाषण जिसका जिक्र ये कर रहे हैं, उसका क्या? जो जिक्र वो कर रहे हैं, अभी वाटरगंज की चीनी मिल बंद हो गई थी। हमारे एसओसी जो सांसद जी थे, यहाँ के किसान मजदूरों को लेकर के आपने कुछ प्रयास किया? और आपने कुछ प्रयास किया? वाटरगंज की चीनी मिल बंद शुरू हो गई और हमने ये वादा किया है कि बस्ती की चीनी मिल भी हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से चलाने का काम होगा। हरीश द्विवेदी ने जो किया था, मैं एक प्रश्न सारे दलों से पूछना चाहता हूं जो यहाँ पे भी मौजूद हैं और टीवी पे भी लाइव देख रहे होंगे कि चाहे वो कोई कंपटीशन की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, कोई भी पार्टी करवाती है, उसका फीस 200-300 रुपया रहता है, 10 रुपया के कागज का। उसके लिए क्यों नहीं युवाओं के लिए बनाई जाती है कि हम लोग कम पैसे पे? यह बड़ा सवाल है देश के युवाओं के लिए कि जो परीक्षा होती है उसमें शुल्क क्यों लगता है? क्या वो बिना शुल्क के नहीं हो सकती? या आप सब लोग सहमत है इसके? किसी नेता के भाषण में मैंने नहीं सुना। आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? फिर आपके बजट में क्यों नहीं आया? हमारे बजट आपके बजट में क्यों नहीं है? आपके बजट में लैपटॉप के साथ 1 GB होता है, आपका लैपटॉप होता है, ये चीज क्यों नहीं होती है? परीक्षार्थी हैं, आप ये भी तो जानिए ऐसे बहुत से छात्र आप अपना हस्ताक्षर करके लगा सकते हैं, जिनके पास और जितनी भी परीक्षाएं आगे होने वाली हैं हमारे संकल्प पत्र में है कि वो निःशुल्क होंगी। सांसद ने अपने गांव को यहाँ एक विकास लिया है बोध को, और आज तक वो कागजों में ही दिख रहा है उसके विकास के बारे में। उसके लिए एक बड़ी पीड़ा, उसके लिए बड़ी पीड़ा यह है कि प्रधानमंत्री महोदय ने कह तो दिया कि आदर्श ग्राम योजना बनाइए। सांसद लोग कहते हैं, कई सांसदों से बातें हुई हैं कि अगर एक गांव को आदर्श बनाएंगे तो बाकी के गांव के लोग जूते मारेंगे। ये पीड़ा है जनप्रतिनिधियों की। बातें करते हैं। रुकिए नहीं रुकिए, आप बैठिए। मैं एक मिनट सवाल करना चाहता हूं कि सारे जितने प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद उनको जो है सरकार जो है उनको वेतन देने लगती है, रिटायर हो जाने के बाद फिर भी वेतन देती है। जो कर्मचारी जो नौकरी के लिए तैयारी करता है उसको बाद नौकरी नहीं मिलती है, तो क्या इनका वेतन नहीं खत्म करना चाहिए? हम समाजवादी पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं कि इस प्रदेश में कोई भी सुविधा हो, चाहे शिक्षा के नाम पे हो, चाहे विकास के नाम पे हो, कुछ विशेष वर्गों को ही क्यों दिया जाता है? ये बड़ा आरोप, ये समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता रहा है। आप बताइए। बहुत से लोग हैं जो पीछे खड़े हुए, असल में जनता पीछे ही रहती है, नेता आगे रहता है। आप बताएं। हाँ बताइए। बस्ती के विकास को लेकर किसने क्या किया? मुझे दीजिए। बस्ती के विकास में अभी जैसा मैंने देखा, सबसे ज्यादा आक्रोश जो है युवाओं में इनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है। जब तक खाली जिला जो है खेती के ऊपर निर्भर करेगा तब तक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। मिश्रा जी ने भी कहा कि उद्योग धंधों के लिए बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए। ये सारी चीजें सपा में ध्वस्त हैं, इसलिए कोई उद्योग नहीं लग रहा है। आप बताएं। जब तक भारतीय जनता पार्टी जब टिकट बांटना होता है तो सिद्धांतों की बात करती है, लेकिन टिकट बंटवारे के समय इनके सिद्धांत कहां चले जाते हैं और टिकट बंटवारा खत्म होते ही फिर सिद्धांतों के। पवन जी एक आरोप है कि आपने बस्ती में जितने भी टिकट दिए हैं, पता नहीं क्या है, आपको उम्मीदवार नहीं मिले हैं, इसलिए आपने सारे आयातित सभी सीटों पर दूसरी पार्टी से उम्मीदवार लगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे आपको भरोसा नहीं है? कोई आयातित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में सबसे बड़ी मतदाताओं की पार्टी है, सबसे बड़ी उनके पास संख्या है। पर आप बस्ती में आपके पास उम्मीदवार नहीं है। मैं बता रहा हूं, और उस संख्या को बढ़ाने के लिए हम जितने भी हमारे परिवार के सदस्य चाहते हैं। पवन जी मेरा जवाब, मैं अपनी सदस्यता, पवन जी मेरा जवाब। और क्या बात बाहर के प्रत्याशी, क्या आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं, क्या आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि आपने बस्ती की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को ही टिकट दिए हैं? कोई एक भी कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाता है, ये हमारे सिद्धांत में है और उस चीज को हमने करके दिखलाया है। जो ये बात करते हैं कि बाहर का कोई नहीं है, कार्यकर्ता को टिकट मिला है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट मिला है? पवन जी, ये जनता इस बात को लेकर जवाब दे रही है, ये बड़ा सवाल है
मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, अखिलेश ही होंगे, कोई परेशानी तो नहीं आएगी? कुछ परेशानी फिर पिताजी या चाचा जी सामने तो नहीं आएंगे? मुख्यमंत्री जी ही चेहरा है, मुख्यमंत्री जी रहेंगे, मुख्यमंत्री फिर पवन जी, बनेंगे। आपका चेहरा कौन होगा? मेरे यहाँ चेहरे नेतृत्व इनके हमारे पास तय कोई करता चेहरा है, नहीं है। नेतृत्वकर्ता हमारा तय करता है। जो चेहरा वो तय करेंगे, इनके वो सारे पास- पार्टी को नाम मान होगा। कौन? नाम बताइए। हमारे पास नाम बताइए। बहुत सारे चेहरे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। मेरी अपनी सीमाएं हैं। आप निर्दलीय हैं, आप निर्दलीय हैं, आप निर्दलीय हैं, आप निर्दलीय हैं, आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, लेकिन आप किसे मानते हैं, कौन होना चाहिए? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। अभी समय है कि बस्ती की जनता को दलगत जात की राजनीति से दूर एक अच्छे युवाओं के समाज का गठन करना, जो आपको कोई भी राजनीतिक दल या कोई जातिवादी पार्टी नहीं दे सकती। आश्चर्य, आप क्या मानते हैं? मैं बिल्कुल ये चीज मानता हूं। देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है, जनता में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है जनता के अंदर, लेकिन जो बात हो रही है कि यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है बसपा का है, उसके बाद एक जनता के अंदर गुस्सा होता है, गुस्सा केंद्र होता है सरकार बिजली, पानी सड़क को लेकर, गुस्सा किसानों को लेकर, गुस्सा खेती को लेकर, गुस्सा पानी को लेकर, लेकिन ये गुस्सा जाता कहाँ है? लेकिन ऐसे उम्मीदवार चुनकर आ जाते हैं जो इलाके का भला नहीं करते। फिलहाल बस्ती में दंगल में इतना ही। वापस हम आपको कल ले चलेंगे अमेठी में और बताएंगे कि अमेठी का दंगल क्या कुछ कहता है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।